बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। अदलिया और हुकूमत में ऐसा लग रहा है जैसे आपस में ठन गई है। अदलिया हुकूमत के जो अभी तक उन्होंने लेजिस्लेशन हाउस से पास करा के उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेजी जाती है, उसके बाद उसके नोटिस होते हैं। अदलिया ने उसका पहले ही नोटिस लिया है और इस वक्त चीफ जस्टिस साहब गवर्नर को बुला के उनको कहते हैं कि आप फ़लाँ मद में फ़लाँ पैसे दे दें स्टेट बैंक गवर्नर। ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। क्या वाकई चीफ जस्टिस साहब का ये अख्तियार होगा? ये हम कानूनी माहिरीन से पूछेंगे कि वो इस तरह से कर रहे हैं। उसके साथ साथ आवाम किसी के भी इस वक्त मैनिफेस्टो में शायद नहीं है। सारे लीडर, सारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो एक दूसरे को काउंटर करने में लगे हुए हैं। रमज़ान का महीना ख़त्म होने जा रहा है लेकिन महंगाई ख़त्म नहीं हो रही है। इसके साथ साथ एक नया इशू ये है कि जो सेंसस हो रहे हैं उसमें आबादी कम दिखाई जा रही है। मैंने जितने भी रहनुमा से बात की, वो चाहे MQM के हो, वो PTI के हो, जमात के हो, पीपल्स पार्टी के इवन हो, वो सब कह रहे हैं कि आबादी कम दिखाई जा रही है और बाकी प्रोविंस की ज़्यादा दिखाई जा रही है। तो इस पे हम तफसीलन बात करेंगे। अगर ये कम दिखाई जा रही है, पीपल्स पार्टी भी इस पे एतराज़ करे, तो फिर ये काउंटिंग कौन करा रहा है? इन सब बातों पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, एक्सपर्ट हैं, लॉ के साबिका सदर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ डॉक्टर शहाब इमाम साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा के साथ साथ इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसको भी हेड कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूं कि जो आखिरी मैंने बात कही वो कानूनी बात तो सबसे बेहतर जो है वो डॉक्टर यासीन आज़ाद साहब बताए। इस वक्त मैं समझता हूं कि आवाम किसी भी पॉलिटिशियन के मैनिफेस्टो में नहीं है। पीपल्स पार्टी उसको काउंटर करने जा रही है, PTI उनको काउंटर करने जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और जिसके लिए आपकी जो PDM और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, जिन्होंने हुकूमत में आने की जो रीज़न दिया था, हुकूमत को जो गिराया था, वो ये था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। वो महंगाई उससे डबल ट्रिपल हो गई। देखिए, उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल आइसोलेशन और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जिसकी वजह से हमारे दोस्त गल्फ़ के मुल्क और चाइना, अमेरिका और यूरोप नाराज़ हो गए। अब वो मिस हैंडल हुआ जिसकी वजह से जो हमें कर्ज़े मिलते थे उसमें उसकी मद में चीज़ें देर से हो रही हैं। हम जो आए थे, हमारी कोशिश ये थी कि ये चीज़ें जब कर्ज़े वर्ज़े मिलेंगे तो काम चलेगा। पाकिस्तान का जो कारखाना इसी तरह चलता रहा है 75 साल में, कोई नई बात नहीं है, बहुत बड़ी इकोनॉमिकल डिबेट है। इस वक्त जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कर्ज़े मिल जाएं, इंटरनेशनल हालात अच्छे हो जाएं तो हमारे पीसफुल सेलिंग हो जाए। तो अगर वो चीज़ हो जाएगी तो होपफुली चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी। तो अब ये कि एक तो उसका जवाब ये है। दूसरी, नेचुरली हर पॉलिटिकल पार्टी आवाम के वोट के थ्रू आती है, तो इस हवाले से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो थोड़ी चाहेगी कि कोई ऐसा काम करे कि वो इलेक्शंस हार जाएं या लोगों में नफ़रतें फैलाएं। फिर भी हमने कोशिश की है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से सारे पाकिस्तान में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, ये PDM और पीपल्स पार्टी ने मिलकर। और आइंदा दिनों में भी इसी तरह हमारा ख्याल है। एनर्जी के क्राइसिस को भी हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट के एनर्जी के मसले और जो कीमतें जो लोगों की आसमानों पर पहुंच गई है तो उसमें कमी है। मगर ये देखें कि जो यूक्रेन रशिया वॉर, इस खिते के हालात, अमेरिका वर्सेस चीन, तो ये सब चीज़ें फैक्टर सिर्फ पाकिस्तान नहीं पर सारी दुनिया में अफेक्ट कर रही हैं। तो कोशिश हमारी है कि आवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि हमारी बका और हमारी जो है सलामती इस मुल्क की और
पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो है कि आवाम को फ़ायदा हो। यासीन आज़ाद साहब, मैं आपसे पहले शार्ट और सिंपल जो आखिर में सवाल करना चाहिए वो पहले करता हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर लिया है कि वज़ीर आज़म को नाअहल करना है? देखें, वज़ीर आज़म को नाअहल करना इस दफ़ा काफ़ी मुश्किल है। अच्छा जी। उसकी वजह यह है कि एक तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान दो हिस्सों में बुरी तरह से तकसीम हैं, और बाज़ औक़ात लोग हम ये कहते हैं कि जब कोई बेंच चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट करता है तो लोग पहले ही कहना शुरू कर देते हैं कि ये जो जज बैठे हैं इनका जो जजमेंट आएगा वो फ़लाँ पार्टी के ख़िलाफ़ आएगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप ये अंदाज़ा कर लें कि जब ये सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर होगी, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये जो पोजीशन जो आज है ये मैंने इसलिए पहले नहीं देखी थी। पार्लियामेंट का इदारा जो था, मेरे नज़दीक पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पॉलिटिकल पार्टियों को अलग करके पार्लियामेंट के अंदर इसलिए भेजते हैं कि वो अपने तमाम मसले मसाइल का हाल जो है पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठ के तय करें। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि पार्लियामेंट के मेंबर इलेक्ट करके तो हम भेजते हैं, लेकिन वो अपने मसले मसाइल जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करने की पोजीशन में नहीं है। दूसरा, मैंने ये देखा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या हमारे इदारे हों, अदलिया का इदारा हो या कोई और इदारा हो, मैंने ये बात महसूस की है कि हर इदारा अपनी अना की जंग लड़ रहा है। अना की जंग लड़ते हुए वो ये देख नहीं रहे कि उनकी अना की जंग की वजह से पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम पर क्या असर होगा, वो किन हालात से गुजरेंगे। जिस तरह महंगाई का आप ख़ुद कह रहे हैं, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, तो पब्लिक का इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे खाने पीने की चीज़ें जो है हमें दें आप। मेरा ये सवाल है, जैसे जो कानून के तालिब इल्म हैं उनको थोड़ा सा समझाने के लिए, जो रूल ऑफ बिज़नेस वो ये है कि जो लेजिस्लेशन है वो हाउस करता है, उसका सुप्रीम कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट कराता है। सुप्रीम कोर्ट जो जजेस हैं, जो कानून आपको हाउस से बन के आएगा उसको वो फॉलो करेंगे। जैसे 1973 का कानून है, उसके बाद जितनी अमेंडमेंट हो गई जी, 18th अमेंडमेंट हो गई, तो आया ये सुप्रीम कोर्ट का ये जुडिशन भी है कि वो हाउस को डायरेक्शन दे, लेजिस्लेटर को डायरेक्शन दे कि आप ये कानून नहीं ये बनाएं। देखिए ना, यही बात है कि 73 का जो हमारा आइन है, जो डॉक्टर साहब के पास बुक भी लेके आए हुए हैं, हमारे यहाँ तमाम इदारों की जो लिमिटेशन मुकर्रर हैं। ठीक है। पार्लियामेंट का इदारा मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट इदारा इसलिए है कि वो इस मुल्क में कानून साजी करता है। कानून साजी का राइट सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, किसी और को नहीं है। ठीक। अदलिया कानून साजी नहीं कर सकती। अदलिया क्या ड्यूटी है कि अगर मसलन कोई कानून साजी हो जाती है तो कोई भी लीगल पॉइंट अगर आता है आपके पास, तो आपको ये उसकी तशरीह करनी है कि ये आइन से कहीं मुतसादम तो नहीं है, इससे लोगों के बुनियादी हकूक़ तो मुतासर नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ से सिचुएशन चेंज हो गई है। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये बात फील करने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स को अगर अमेंड कर दिया गया, और जिस तरह अमेंडमेंट आई कि आप 184(3) में कोई भी कार्रवाई करने से पहले चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे। शायद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये फील करने लगे कि जो मेरे इख्तियारात हैं वो मेरे हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जुडिशल कमीशन का तकरीबन 4 साल मेंबर रहा जी। आप सुप्रीम कोर्ट बार आसिफ सईद खोसा साहब ने रिटायरमेंट से पहले कुछ पैरामीटर तय किए, और पैरामीटर तय करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जाते वक्त हैंड ओवर करके गए हैं कि आप इन पैरामीटर के अंदर, जिस तरह इंडिया में है, इंडिया की एक लंबी मिसाल है, मैं उसकी आपको बताता हूँ। लेकिन आपने ये करना था कि आपने ये देखना था, गौर करना था कि भाई आप इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो 184 में साकिब निसार का दौर हो या किसी और का हो, हमने 184 का इतना मिसयूज़ किया। और आप ये बता दें, मेरा शुरू से मौक़िफ़ ये है कि 184 में जब आप किसी आदमी को डिस्क्वालीफाई करते हैं, उसको राइट ऑफ अपील नहीं दे रहे। और आइन का आर्टिकल 10A खुद आपने बताया कि हर आदमी को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। तो वो जो फाइनल कोर्ट है वही अगर A को डिस्क्वालीफाई कर देता है, लाइफ के लिए कर देता है या 5 साल के लिए कर देता है,
तो वो अपील के लिए कहाँ जाएगा? वो तो अल्लाह मियाँ की अदालत में जाएगा। तो हम वकला बरादरी का शुरू से ये डिमांड था, तमाम लीगल बॉडीज़ जो हमारी हैं, हमारा ये था कि 184 के अंदर राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए लोगों को। और ये लोग क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ में जितना इम्पोर्टेंट रोल हमारे वकला का था, क्योंकि हमारा कहना यह था कि 184 में तब्दीली लाना ज़रूरी है। और सो मोटो एक्शन लेने से पहले आपने पब्लिक इम्पोर्टेंस के इशू को देखना है कि वो जो इसमें आप एक्शन ले रहे हैं उसमें पब्लिक इम्पोर्टेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ हम अपनी अना के लिए 184 का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मेरी और डॉक्टर साहब की नहीं बनी, मेरा चारा चलता है, ठीक है चले जाओ 184 में, और उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो डॉक्टर साहब को कह दें कि आपने ये काम गलत किया, हम डिस्क्वालीफाई कर लें। डॉक्टर साहब 5 साल के लिए, यूसुफ रज़ा गिलानी का मिसाल आपके सामने है, नवाज शरीफ का आपके सामने है, जहांगीर तरीन की मिसाल आपके सामने है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अदलिया जो है वो लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठी है। अगर उनको लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो फिर लोगों को इस बात का मौका फराहम कर रहे हैं कि वो फिर नुक्ताचीनी उन्होंने शुरू कर बिल्कुल दी, ठीक है, जिससे इदारे की साख जो है ना बुरी तरह बिल्कुल ठीक है। मजबूर मैं इसी बात पे डॉक्टर साहब आपके पास वापस आता हूँ, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर वेलकम बैक। डॉक्टर शाह इमाम साहब, आपके लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन मैं पहले वही एक सवाल रिपीट कर रहा हूँ। एज आप इस वक्त पीटीआई की लीगल टीम को भी यहाँ पे सिंध में हेड कर रहे हैं। आया जो हमारे नौजवान देख रहे हैं, आया ये सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन है कि वो ये बताए कि सोमोटो नोटिस लेना सिर्फ चीफ जस्टिस का हक है या सीनियर मोस्ट सीनियर तरीन जो है वो मिलके ये फैसला करें? अगर ये हाउस लेजिस्लेट करता है तो आया सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट उनको बताए कि नहीं ये नहीं करें और ये करें? देखें, सबसे पहले तो ये हमें देखना है कि जो पार्लियामेंट है इस वक्त मौजूदा पार्लियामेंट, क्या वो लेजिटिमेसी रखती है या नहीं? वो तो अलग सवाल है ना, वही सवाल है ना। नहीं, वो तो सवाल सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो है कि वो ये बदनीयत है या नेक नियति पे आप कानून साजी कर रहे हैं। आपकी अपोजिशन वो है आप कैसे नहीं। वो आप कैसे आपकी मेजर कैसे करेंगे? नहीं, मेजर ऐसे कि आपकी 123 एमएनएस बाहर है, आपने एक डमी वो बना बिठा रखा है अपोजिशन लीडर जिसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, और उसके ऊपर आप जो है वो सारी लेजिस्लेशंस करके सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं, जो कि ऑनरेबल जजेस हैं, 40-40 साल की उनकी। अच्छा, मैं समझ गया, मैं आपकी बात आ गई। मैं अगर आपसे सवाल रिपीट कर लेता हूँ, आपकी हुकूमत है, इमरान खान साहब वजीर आज़म है, मदीने की रियासत है, सारे वो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ना करते हैं, ना किया है। नहीं, मेरा कानूनी सवाल है ना, कानूनी सवाल। वो क्या इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस साहब ये बताएंगे कि ये कानून नहीं ये बनाए? वो ये नहीं कह रहे, चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ये नहीं कह रहे कि ये बनाए ये नहीं बनाए। अच्छा, वो आपकी बदनीयती पे जो भी लेजिस्लेशन होनी है इट हैज टू बी लेजिटिमेट। ठीक है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स के पैरामीटर्स में होते हुए आप करेंगे। ये आपकी ख्वाहिश के हिसाब से नहीं चलेगी सुप्रीम कोर्ट। और पीएमएलएन का तो पूरा हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है कि किस तरह से इन्होंने अटैक किया था सुप्रीम कोर्ट पे, किस तरह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निकलना पड़ा वहाँ से, सज्जाद अली शाह मरून, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आप लोगों को एक इदारा रह गया है, उस इदारे की तो जान छोड़ दें, उस जो ऑनरेबल जजेस हैं उनको तो रिस्पेक्ट और ऑनर के साथ काम करने दें। ये लेजिस्लेशन जितनी भी हो रही है 11 अप्रैल के बाद वो सारी बदनीयती पे है, क्योंकि वो पार्लियामेंट की जो तादाद है वो पूरी नहीं है, 123 एमएनएज नहीं है। आपने एक अपोजिशन, एक लोटे को अपोजिशन लीडर बना के तमाम फैसले आप उससे करवा रहे हैं, तो ये इंतहाई गलत है और लोग देख रहे हैं। और इनको खौफ किस बात का? इलेक्शन का खौफ यही तो है कि ये हर गुजरते हुए दिन के साथ एक्सपोज हो रहे हैं। आप समझते इनका हैं जो रियल फेस है वो आवाम को पता चल रहा है। चीफ जस्टिस साहब भी यही काउंटर आर्गुमेंट्स देंगे जो आप दे रहे हैं? मुझे नहीं पता चीफ जस्टिस का, मैं जाहिर है मेरी वो कॉम्पिटेंस नहीं है कि मैं उनके बारे में कोई बात कर सकूं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का अपना एक ऑरा है, अपना एक स्टेचर है। मैं उनके लिए, उनके बिहाफ पे मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में। मगर मैं ये जो ये इन्होंने
सर्कस लगा रखा है पार्लियामेंट में, मैं उसको वीएमेंटली जो है वो अपोज करता हूं। और इनको ये चाहिए कि ये आवाम के पास जाएं। ये मेजॉरिटी जो सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो बाहर है इस वक्त आइन से। आइन बनाने वाली एक जो बॉडी है पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, और बड़े उससे कहते हैं कि जी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। आप लेजिस्लेशन करते कौन सी हो? क्या आपने कोई, आप एक्सपोर्टर्स पे नई लेजिस्लेशन ये कर रहे हैं कि अगर 120 दिन में उसने पैसे नहीं उतारे तो उसके अपने पैसों पे 3% ही, भाई उसने लोन लिया है क्या स्टेट बैंक से या किसी बैंक से? एक एक्सपोर्टर वो तो पैसे लेकर आ रहा है। मेरे भाई ने अभी $5000 भेजे मेरे अकाउंट में, वो वापस कर दिए इन्होंने कि जी ये आपने इसमें कंपनी अकाउंट में क्यों भेज दिए? आप तो आपके तमाम मेजर्स जो है वो इस तरह के हैं जिससे महंगाई बढ़ती है, जिससे अब इकोनॉमी की आप बात करते हैं ना, आपके पास क्या आपने कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप 35 साल से हैं गवर्नमेंट में, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी वाले और एमक्यू वाले, कोई इस तरह की आपने कोई बनाई है? कोई एक इदारा बनाया जहां से आप उनको पढ़ाई लिखाई टेक्नोलॉजी सिखा सके? आपका यूथ बल्ज है, 70% बच्चे 30 ईयर्स से बिलो द एज ऑफ 30 हैं, उनके लिए कोई सोच रहा है इस वक्त? कोई ये अभी हमारा मसाइल महंगाई है, हमारी मसाइल इकोनॉमी है, या हमारे मसाइल है चीफ जस्टिस के इख्तियार को ख़त्म करना? जी डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, क्या आप भी यही समझते हैं जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो कोरम पूरा नहीं है, जिसकी वजह से लेजिस्लेशन हो ही नहीं सकती है? और ये तो भुट्टो का कानून है जो उन्होंने लेके आए हैं 1973 का, वो कह रहे हैं भाई अगर वो कानून में लिखा हुआ है 90 डेज़ में इलेक्शन करें तो करें ना, उसके लिए कानून साजी और उसके लिए पैसे बाकी सबके लिए हैं, तो उसके लिए क्यों नहीं? देखिए, 2-3 बातें हैं कि जो है थ्रू एवोल्यूशन हम चीज़ें समझते हैं। 88 में जब ज़ियाउल हक मर गया और उसके बाद जो इलेक्शन हुए, वो पहले जो है इलेक्शन हुए नेशनल असेंबली के 3 दिन के बाद प्रोविंशियल असेंबली के हुए। तो नेशनल असेंबली में बेनज़ीर शहीद की जो है 92 सीट्स थी, और जो IGI जो बनाई गई हमीद गुल और असलम बेग ने, उसको मिली 52। फिर 3 दिन के बाद जो इलेक्शन हुआ तो उसमें पंजाब में और KP में, जिसको NWFP उस ज़माने में कहते थे, और बलूचिस्तान में वी लॉस्ट द इलेक्शन, हम पीछे आ गए। पंजाब में हमारी 8-7 सीटें ऊपर नीचे हो गई, बड़ी स्टोरी है। उसके बाद 90 में भी ये हुआ, फिर फैसला ये हुआ एक ही दिन इलेक्शन हो। अभी इस वक्त मरदमशुमारी हो रही है, वो गलत है या सही है, हो रही है। अब पंजाब का जो नौजवान और KP का नौजवान, वो जो उस जो प्रीवियस जो काउंटिंग के तहत वोट देगा, उनको 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। सिंध और बलूचिस्तान वाले शामिल हो जाएंगे, नंबर 1 बात। और ये सिलसिला फिर 2-3 और इलेक्शन इस तरह होते हैं, तो इसका मतलब है कि पंजाब की और KP की आबादी बनती है पाकिस्तान की 72-74%, और सिंध की बनती है 24-25% सिंध और बलूचिस्तान की। इसका मतलब ये हुआ कि आप एलिनेट कर रहे हैं उनको, जो है दरगुजर कर रहे हैं सिंध और बलूचिस्तान को, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, 2 बातें मैं कहूँगा, उसके बाद उसमें जवाब सारा आ जाएगा। जी सर। अव्वल तो जो 300 साल पहले इंग्लैंड में क्रॉमवेल वर्सेस क्राउन का झगड़ा हुआ कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है या बादशाह, उसमें आखिर में फैसला ये हुआ कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये फैसला सारी दुनिया में लागू है, और उसके पतन से कोर्ट्स बनती हैं, दूसरे इदारे बनते हैं। नंबर 2 बात, आज से 2000 साल पहले महाभारत एक पुरानी एक सेक्रेट किताब है, उसमें क्लाइमेक्स दिखा रहे हैं कि एक तरफ जो है अर्जुन है और लॉर्ड कृष्ण उसको कह रहा है कि भाई आप लड़ो, तो वो कहता है कि भाई सामने तो मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो सब क्या हो जाएगा। तो लॉर्ड कृष्ण ये कहता है, ये सेक्रेट किताब है उनकी, हिंदू धर्म की और सेक्रेट लिटरेचर है, वो कहता है कि जो चीज़ होनी है वो होगा, आप वो करें जो मैं कह रहा हूँ कि यू मस्ट गो फॉर इट। ये चीज़ जो आज होनी थी ये कल होनी थी, पर ये आज हो रही है पाकिस्तान में। सो एज अ पॉलिटिकल वर्कर पार्लियामेंट अपनी चीज़ मनवाए, फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस पॉलिसी हो, दीगर चीज़ें जो 75 साल से दीगर इदारे कर रहे हैं, पार्लियामेंट को अपनी चीज़ को मनाना पड़ेगा और बिल्कुल होनी चाहिए। मैं सियासी वर्कर हूँ, मेरे फैमिली, मेरी पार्टी, हम सब जेलों में गए हैं,
मार्शल आर्ट्स के दौर में ये होना चाहिए। डॉक्टर साहब एक हम छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद यासीन आज़ाद साहब से पूछेंगे कि आया रूल ऑफ बिजनेस है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज पार्लियामेंट में आएँ और तकरीर करें। आया क्या गवर्नर स्टेट बैंक को चीफ जस्टिस साहब बुला के डायरेक्टली डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप 21 अरब रुपए इलेक्शन के लिए दे दें? क्या गवर्नर इस तरह से दे सकता है? छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यासीन आज़ाद साहब से पूछने की। यासीन साहब, क्या आप समझते हैं कि ये रूल ऑफ बिजनेस है? जिस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए, उन्होंने आके पार्लियामेंट में तकरीर की, इट्स ओके, मतलब ये कोई न्यू चीज़ नहीं? देखें, इससे पहले चीफ जस्टिस जमाली जो है वो सेनेट के इजलास में जाकर एड्रेस कर चुके हैं। उस वक्त तो किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। जो 73 का हमारा आइन है उसमें उसको तकरीबन 50 साल मुकम्मल हो गए। ठीक सर। सबसे पहले सिंध असम्बली ने इस पे एक फंक्शन किया पार्लियामेंट सूबाई असम्बली के अंदर, जिसमें तकरीबन मुझे भी उन्होंने दावत दी थी आने की। मैंने गया किसी वजह से, लेकिन बहरहाल सारे गए। आज सुप्रीम कोर्ट है या कोई और इदारा है, वो 73 के आइन की बदौलत है। अगर आइन नहीं होता तो ये इदारे वजूद में नहीं आते। इदारे तब भी वजूद में आते हैं जब आपके मुल्क का आइन अपनी जगह पे मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो गोल्डन जुबली बना रहे थे आप पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने जैसे फ़ैज़ ईसा को ही दावत नहीं दी, उन्होंने पूरे सुप्रीम कोर्ट की दावत दी, तमाम जजेस को। ठीक। तमाम जजेस में से एक ने डिसाइड किया जाने का। सूबाई वालों को भी दी। हाँ, सूबाई को सबको दावत दी गई। उसमें एक जज ने जाने का, लेकिन जज के मुताबिक, मेरे इत्तलात के मुताबिक पहले ये तय हो गया था कि उनकी मौजूदगी में कोई पॉलिटिकल स्पीचेस नहीं होंगी। ओके, राइट। वो इस ग्राउंड पे चले गए कि पॉलिटिकल स्पीचेस नहीं होंगी। गोल्डन जुबली बनाई जा रही है 1973 का आइन के तहत। तो आपने देखा होगा कि जब भी बाहर के बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, हमारे यहाँ चीफ गेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही आते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। वो सियासी स्पीच नहीं करते, बल्कि वो आइन के मुताबिक अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे फ़ैज़ ईसा ने ये भी तय किया हुआ था कि उस सेशन से उन्होंने एड्रेस नहीं करना, लेकिन चूँकि जो इनके दरमियान बात हो गई थी कि किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं हो गई, वहाँ जब पॉलिटिकल स्पीचेस हुई तो फिर जैसे फ़ैज़ ईसा ने ख़ुद कहा कि अब मुझे बोलना है, मेरा राइट है बोलने का। आप जैसे फ़ैज़ ईसा की जो स्पीच है वहाँ की, उसको उठा के देखें, उन्होंने क्या कहा कि कल पॉलिटिकल लोग आप जो हैं, कल मैं अगर एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ जजमेंट दूंगा तो जिस तरह आज आप बाकी जजेस को गालियाँ दे रहे हैं, मुझे भी देंगे। लेकिन हमने आइन की कसम उठाई हुई है। उन्होंने आइन और दस्तूर की बात की, उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। लिहाजा किसी फंक्शन में किसी जज का जाके एड्रेस करना, बैठना मेरे नज़दीक कोई जुर्म नहीं है। और उसकी ज़िंदा मिसाल मैंने दी है कि जैसे जमाली को जब सेनेट ने दावत दी तो वो वहाँ गए और सेनेट के अंदर जाके उन्होंने बातचीत की, वहाँ बैठे। ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिनको हम अपोजिशन बराए अपोजिशन की इस्तेमाल करते हैं, मेरे नज़दीक ये गलत है। सपोज़ कल करीम आगा साहब का पॉलिटिकली और मेरा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये कोई सेमिनार करते हैं आइन पे कि आप आएँ बताएं हमारा दस्तूर क्या, हमारा आइन क्या है। तो उस फंक्शन में जाने के लिए मेरे पास कोई पाबंदी नहीं है। एज ए लीगल एक्सपर्ट आई कैन गो और एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये पोजीशन ऐसे नहीं ऐसे है। तो मेरे नज़दीक मैंने पहले भी कहा, इस पर एक प्रोग्राम में कहा, आपके प्रोग्राम के हवाले से कहता हूँ कि जैसे फ़ैज़ ईसा ने जाके वहाँ कोई गलती नहीं की, और उसके बाद जब लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया तो उन्होंने डिटेल से वजाहत दी कि ये बातें हुई हैं। तो ये मेरे नज़दीक कोई इशू नहीं बनता कि पार्लियामेंट का इदारा वो मुकद्दम इदारा है जो कानून साजी करता है, जो सब कुछ करता है। वो अगर आपको दावत देता है किसी वजह से, और वो भी आइन की 50वीं एक किस्म की सालगिरह बना रहे हैं, तो उसको कहें जी वो वहाँ क्यों गया, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, उन्होंने जाके कोई जुर्म नहीं किया।
और मैं तो कहता हूँ कि इवन ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भी अगर दावत दी गई थी तो उनको चला जाना चाहिए था। मेरा अगला आपसे एक सवाल था कि क्या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस डायरेक्टली ऑनरेबल चीफ जस्टिस गवर्नर स्टेट बैंक को बुला के ये डायरेक्शन दे सकता है? सर मेरे नज़दीक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो डायरेक्टली स्टेट बैंक को डायरेक्शन दिए, आपका काम था फाइनेंस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देने का। जहां आपको डायरेक्शन देनी है वहां आप डायरेक्शन दे नहीं रहे। चूँकि पाकिस्तान की तारीख में इस दफ़ा सिचुएशन जो चेंज हो गई, पहले तो आप कंटेम्प्ट में सज़ा दे देते थे, अब सूरत हाल चेंज हो गई। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन फ़क्तन ये जजमेंट दिए हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर कोई फ़ैसला करता है तो इंडिविजुअली उसके फ़ैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है जब तक कैबिनेट फ़ैसला नहीं करती। कैबिनेट का जो फ़ैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट कहता है हम मानेंगे। आपने एक बात ली, कैबिनेट ने फ़ैसला कर दिया कि हमने पेमेंट नहीं देनी, इसके बावजूद कुछ डायरेक्शन आ रही थी, फिर उन्होंने पूरी पार्लियामेंट को इन्वॉल्व कर दिया और पूरी पार्लियामेंट ने भी ये कह दिया कि नहीं देना है। अब आप ये खुद बताएं कि जब गवर्नमेंट फैसला कर रही है कि हम पेमेंट देने की पोजीशन में नहीं है, तो आपको कमज़ोर जो अगर कोई इंस्टीट्यूशन आया तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर ही नज़र आया, जिसको बुला के आप कहते हैं। मेरे नज़दीक वो मेरे ख्याल में गया वहाँ या नहीं गया, उसके भी मेरे कुछ ऑफिसर गए हैं स्टेट बैंक के, मेरे ख्याल में गवर्नर खुद नहीं गया मेरी इतलात के मुताबिक, लेकिन मैंने देखा नहीं कि वो गया या नहीं गया। गवर्नर वहाँ नहीं, अगर नहीं गया तभी एक अलग बात है। सवाल ये पैदा होता है कि फाइनेंस सेक्रेटरी आता है, वो कहता है जी हमारे पास पेमेंट नहीं है, दूसरे इदारे कहते नहीं है। अब इलेक्शन की बात करते हैं, आर्टिकल 224 में है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, कौन कहता नहीं होने चाहिए? इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कौन सी ख़ास बात है? ऑनरेबल लोअर हाई कोर्ट के सिंगल जज का जो फैसला था कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, वो कौन सी बात है? वो आइन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या तरीक़ाकार होगा? तो उसी में अब इस वक्त सबसे जो आइनी बहरान मेरे नज़दीक है कि अगर मैं करीम आगा साहब, डॉक्टर साहब अगर ये कहते हैं कुछ कि ये गलत है तो वो अलग बात है कि 184 की कार्रवाई हम कहते हैं जो सो मोटर एक्शन लिखते हैं, ये आपको इख्तियार नहीं है। अब हम नहीं कह रहे, आप सुप्रीम कोर्ट की जज कहते हैं कि 184(3) में जो आपने सो मोटर एक्शन लिया, चूँकि ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में था, तो आपने गलत किया। उन्होंने कहा 184 की जो प्रोसीडिंग आपने इनिशिएट की, 4 जज ये कहते हैं वो गलत है, 3 कहते हैं सही है। तो फिर फैसला हम ये कहते हैं कि फ़ैसला 4 का और 3 का होगा या 3 या 2 का होगा। राइट। मेरा इसके मतलब इदारे की डिग्निटी को बचाने के लिए एक तजवीज़ दी थी मैंने एक प्रोग्राम के अंदर ही, सही, कि इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें, चाहे आपस में जजेस मीटिंग कर लें या फुल कोर्ट बुला लें, तो पहले ये मसला तय कर लें जो जजेस के दरमियान डिवीजन है कि ये 4 और 3 का फैसला है या 3 या 2 का फैसला है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को हमारी बार जो अपेक्स बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल, दूसरे इदारे, हम जाके हाथ जोड़ के कहते हैं कि इस इदारे की साख को बचाने के लिए आप फुल कोर्ट बना दें, आप क्यों नहीं बना रहे? और आप ये इम्प्रेशन क्यों देते हैं कि जो आपके ही बंदे हैं आप उनको बैठा लें और सीनियर जजेस को आप इग्नोर कर दें? तो उसके लिए लीगल कम्युनिटी का ये राइट बनता है कि वो इस पर प्रोटेस्ट करें, बोलें, हम बोलते हैं उस पर। तो ये सिचुएशन जो है ये एक आइनी बहरान को जन्म दे रही है, और आइनी बहरान को जन्म दे रही है। आज इस तरह के सलामती कौंसिल का इजलास हुआ, आर्मी चीफ की जो साइट चली है, उन्होंने भी कहा जी पार्लियामेंट ही वो वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करता है, वही असली ताकत है। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊँ, ये जो सलामती काउंसिल का इजलास हुआ उसके साथ साथ उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और उसके साथ साथ मुफ्ती सईद जैसे आदमी की स्टेटमेंट से इमरान खान के ख़िलाफ़ आना, तो क्या समझते हैं अब आपका दरवाज़ा बंद? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी इस सवाल से एग्री नहीं करता, और मगर ये कि जो दिन गुज़र रहे हैं और जो चीज़ें वो कर रहे हैं लोग, तो उसका काउंटर इफ़ेक्ट हो रहा है। और आप जैसे कोई निकाह की बात कर रहा है, तो कोई इद्दत की बात कर रहा है, तो कोई उनकी मरहूम वालदा को 35 साल के बाद जैसे फ़ातिमा जिन्ना को मरहुमा को भेजा नोटिस, तो
तो इन चीज़ों से जो है ना, देखें दुनिया चेंज हो चुकी है। अब आप 21st सेंचुरी के भी फर्स्ट क्वार्टर को गुजार चुके हैं, तो पुरानी जो टैक्टिक्स हैं और जो पुराने तरीक़ेकार हैं वो मतरूक हो गए, एब्सोल्यूट हो गए। तो हमें ये चाहिए कि जो नए जो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जो नई साइंसेज आ गई हैं, आप कह उसके रहे हैं कि हिसाब अगर से सोशल मीडिया पे खान पॉपुलर है तो वो विक्ट्री है? नहीं, सोशल मीडिया वैसे ही वो पॉपुलर है, वो पॉपुलर नहीं है, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपकी क्या लिमिट्स हैं, हमारा क्या जो है हद होनी चाहिए मोरल वैल्यूज़ की। हमें चादर और चार दीवारी का जो इज़्ज़त है वो सबके लिए है, मेरे लिए भी है, सर के आज़ाद साहब के लिए, डॉक्टर साहब के लिए, आपके लिए। हर आदमी की एक लिमिटेशन होती है, उसकी इज़्ज़त है। चादर और हमारी सोसाइटी में और हमारे कल्चर में जो सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त का बड़ा रिगार्ड करते हैं, माँ बहनों का बहुत रिगार्ड करते हैं। तो हमें जो है ना वो जो सेंचुरीज से हमारी जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, हमें उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप इलेक्शन कब देख रहे हैं? इलेक्शन में 4-5 महीने में देख रहा हूँ, इंशाल्लाह हो जाएंगे। सर, आप इलेक्शन कब देख रहे हैं? इलेक्शन मेरे हिसाब से 5 साल पार्लियामेंट के कंप्लीट हो जाएंगे तो इलेक्शन हो जाएंगे। डॉक्टर साहब? अक्टूबर। इसके साथ साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। हम इस उम्मीद पे प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं कि ये रमज़ान शरीफ का है और हम सब लोग दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की बेहतरी करे, हमारे पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर करे, आवाम के लिए कुछ सहूलियात हों और हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो ख़ास तौर पे आवाम के लिए सोचे। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।